टू फाइनेंशियल सिस्टम। अब जो फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर है इसमें बेसिक्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, और इनके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं कि ये लेट्स से शेयर्स, डिबेंचर्स, ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे भी पूछा जा सकता है, लेट्स से कॉल मनी मार्केट। ओके, सो उसके कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज में पूछा जा सकता है कि कॉल मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो कोलैटरलाइज्ड नहीं होते, लाइक दिस। इसके अलावा ये एरियाज तो आप ऑलरेडी कवर करते हो अपने क्लास टाइम पे। फाइनेंशियल सिस्टम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो करंट ओरिएंटेड रहते हैं। पिछले एक साल में एटलीस्ट फ्रॉम मई टू मई जो भी करंट अफेयर्स हुए उसके बारे में हमें एक रिकग्निशन होना, समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली अगर फाइनेंशियल सिस्टम में से क्वेश्चन आएंगे तो करंट अफेयर पे जरूर आएंगे। जो डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं या वोकैबुलरी है फाइनेंशियल सिस्टम की, वो तो आप ऑलरेडी क्लासरूम में आप बिल्ड कर चुके हो। अगर किसी ने वो नहीं बिल्ड किया सो आई कैन सेंड देम द क्लास इफ दे वांट, जस्ट रिक्वेस्ट दैट, ठीक है। लेकिन जो हमारा अब का फोकस रहेगा इस क्लास के ऊपर वो ज्यादा करंट एस्पेक्ट पे रहेगा rather than discussing the core, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस की जो अपेक्षा है वो वहां से है, ठीक है। So let's begin with the financial system with that note. Just give me a moment. I have prepared a document for you. Okay. Is it visible? Yes, sir. Okay. So as far as financial system is concerned, just to give you a heads up, we got three basic things. There are financial intermediaries, financial markets, and financial assets or instruments. As far as intermediaries are concerned, we got banks, NBFCs, mutual funds, and insurance organizations. जो बैंक्स हैं इनकी अगर फर्दर डिवीजन हम करना चाहें तो इसके अंदर हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, फिर रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। ये सारी डेफिनेशंस इनकी पता होनी चाहिए कि कौन सा क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें से इस बार कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बन गया इसकी वजह से, और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स की जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा अमेंड किया गया था, तो वी विल फोकस ऑन दैट। इवन रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन इन न्यूज। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट आर दे, व्हाट डू दे डू, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स होते हैं that have their branches in India. So these are the general structures of banks. NBFCs, so non-banking finance companies हैं, ये essentially हर तरह के सेगमेंट में काम करते हैं। तो इनको सिर्फ आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, बेस्ड अपॉन किस सेगमेंट में काम कर रही है उस हिसाब से इनकी रेगुलेशन है। तो आपने ये सब पढ़ रखा है। म्यूचुअल फंड्स ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। ये आजकल सेबी के दायरे में है, पहले आरबीआई के दायरे में होता था, ठीक है। बैंक्स आज भी सारे आरबीआई ही रेगुलेट कर रहा है। एनबीएफसीज लाइक आई सेड देयर इज अ मल्टीपल रेगुलेटर्स बेस्ड अपॉन किस एरिया में काम करें। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है ये नेशनल हाउसिंग बैंक इनको रेगुलेट करता है। वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, मर्चेंट बैंकिंग है, देन ये दोनों है, ये सेबी के अंडर आता है, ठीक है। लीजिंग कंपनीज एंड अदर काइंड ऑफ कंपनीज ये जो है दीज कम अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज दे आल्सो कम अंडर सेबी। तो बेस्ड अपॉन कि किस एरिया में काम कर रहे हैं उस हिसाब से इनका रेगुलेटर, ठीक है। जहाँ पे ये फाइनेंस का पर्टिकुलर काम करेंगे, बिकॉज दो तरह की एनबीएफसी होती हैं, एक डिपॉजिट टेकिंग, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग, आपको याद है। तो जो डिपॉजिट टेकिंग है उसमें आरबीआई रेगुलेट करेगा। एंड जनरली दे कैन टेक टाइम डिपॉजिट्स, नॉट डिमांड डिपॉजिट, और इनके डिपॉजिट्स इंश्योर नहीं होते। ये सब चीजें आपने पढ़ रखा है। इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय आईआरडीए। इसके अलावा अब हमारे पास एक और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट भी है, दैट इज पेंशंस। तो पेंशन फंड्स के लिए हमारे पास पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। As far as financial markets are concerned, so we got two kinds, money and capital, based upon short term or long term. So money markets, they operate in the short term area, less than 1 year, and capital markets operate in the timing of more than 1 year. This is regulated by SEBI. This is regulated by RBI. Okay.
So within the money market we got various instruments. कैपिटल मार्केट के अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट दो तरह से ऑपरेट करते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी लेवल पर. प्राइमरी मतलब न्यू इश्यूज, सेकेंडरी मतलब स्टॉक एक्सचेंज. सो इन द प्राइमरी मार्केट हमने कुछ वोकैबुलरी पढ़ी है, जैसे कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ना, फिर उसके बाद आईपीओ, एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलोअन पब्लिक ऑफर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो ये सारी वोकैबुलरी याद रखनी. स्टॉक मार्केट्स में शेयर कैपिटल डिबेंचर ये सब याद रखना है, ठीक है. इसके अलावा ये जो स्टॉक मार्केट भी है उसके अंदर भी हमारे पास दो तीन ट्रेडिंग रूट आते हैं, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग है, राइट, या डेरिवेटिव ट्रेडिंग है. तो ये दोनों एक अलग से एस्पेक्ट है. तो जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम क्या बोलते हैं, here we are not trading the assets, actually we are buying or selling the option to buy and option to sell. So option to buy something is called a call option and option to sell something is called a put option. कॉल एंड पुट ये वोकैबुलरी है इसके साथ जुड़ी हुई. फॉर एग्जांपल आपको घर खरीदना है, तो आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और उसको बोला भाई मुझे ये घर चाहिए इतनी वैल्यू का, इतने एरिया का, इतने रूम्स का. तो आपने उसको क्या दिया, ऑप्शन टू बाय. वो आपके बिहाफ पे अब घर देखना शुरू करेगा. सपोजिंग उसके पास वो वाली रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आपका ऑप्शन टू बाय लेके वो किसी और प्रॉपर्टी डीलर के पास जा सकता है जिसके पास आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर है, ठीक है. तो उसके साथ वो ऑप्शन टू बाय ट्रेड कर सकता है कि मेरे पास तो नहीं है लेकिन क्लाइंट है, तो तुम इसको दिखाओ लेकिन इतना शेयर मेरा, ऐसा होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी जो शेयर मार्केट है वहां ऑप्शन टू बाय ऑप्शन टू सेल रहता है. सिमिलरली ऑप्शन टू सेल भी हो सकता है. तुम कहते हो कि मुझे घर बेचना है फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, तो अगर जिस प्रॉपर्टी डीलर के पास गए उसके पास सेलर या बायर नहीं है, तो वो किसी और के पास जाके बायर ढूंढ सकता है. then they can share the profit or margin or whatever brokerage. So this is the options trading market. ऐसे ही एक डिफरेंट डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी होता है. डेरिवेटिव ट्रेडिंग, तो डेरिवेटिव किसको बोलते हैं पहले तो ये समझना है. डेरिवेटिव वो होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करे, खुद में उसकी कोई वैल्यू नहीं. लेट्स से एक कार की आरसी की कोई वैल्यू नहीं, कार की वैल्यू है ना. प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स की वैल्यू नहीं है, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है. सो व्हाट डज दैट पीस ऑफ पेपर सिग्निफाई, या सो दैट हैज वैल्यू. सो डेरिवेटिव में हम यही बोलते हैं इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which derives its value from the underlying asset, deriving its value from underlying asset. underlying asset, अभी underlying asset क्या हो सकता है, it can be a currency. Let's say there is a piece of paper that represents $100 or $10,000 or anything. अब वो $10,000 को जो पीस ऑफ पेपर रिप्रेजेंट कर रहा है आप उसको एक्सचेंज करोगे. अब वो $10,000 की वैल्यू जैसे भी बढ़ेगी या कम होगी वो आपका बेनिफिट या लॉस है, ठीक है. इट कैन बी अ कमोडिटी, लेट्स से sugar, coffee, tea, anything in a specified quantity. It can be a stock, कोई शेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो इन तीनों में से कोई भी कमोडिटी हो सकती है जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू बने. अब इनकी ट्रेडिंग जब करते हैं तो इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग. करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग, ये सारी की सारी ट्रेडिंग के लिए अलग अलग एक्सचेंज हैं. जैसे करेंसी ट्रेडिंग के लिए वी गॉट NCXSX, ये नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज की करेंसी एक्सचेंज है, ठीक है. ऐसी कमोडिटी एक्सचेंज के लिए वी गॉट नेशनल कमोडिटीज एक्सचेंज NCX. स्टॉक एक्सचेंज के लिए वी गॉट BSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग चीजें ट्रेड की जा सकती हैं, डेरिवेटिव्स को ट्रेड किया जा सकता है.
इसमें से आमतौर पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। बट ये सारे के सारे डेरिवेटिव ट्रेडिंग आती किसमें, कैपिटल मार्केट में ही आती। ठीक है, यहां तक समझ आया? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो शेयर्स हमने पढ़ लिया था, देयर आर ऑर्डिनरी शेयर्स, देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे कैन चेंज as far as financial instruments are concerned. So there are indirect and direct financial instruments. ये इसमें से ऑप्शंस ट्रेडिंग आपने देखी है। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ये एसेंशली बात करती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लेट्स से मैं किसी से ये वायदा करूं कॉन्ट्रैक्ट में रिटन में कि आई विल बाय दिस मच अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट दिस मच प्राइस ऑन दिस डेट, आने वाले समय, मे बी शुगर, मे बी व्हीट फ्लोर, वट, तो वो मेरा एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को भी मैं ट्रेड कर सकता हूं क्योंकि ये डेरिवेटिव है जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, दैट इज द डेरिवेटिव ट्रेड। ठीक है, तो अब वो शुगर का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, तो वो मिल वाले को शुगर मुझे ही देनी है लेट्स से, बट मुझे शुगर नहीं चाहिए, किसी और को ज्यादा जरूरत है, वो मुझे उसके पैसे दे सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के कि यार तेरी जगह पे मैं ले लेता हूँ, मेरे से इतने पैसे एक्स्ट्रा ले लो, तो मेरे लिए तो बेनिफिट हो गया ना। सो आई जस्ट हैव टू सिक्योर द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द फ्यूचर्स। अब इससे जो फ्यूचर प्राइस डिस्कवरी है उसमें भी हेल्प मिलता है कि कोई चीज कितने की बिकेगी आने वाले समय में। ठीक है, ऐसी फॉरवर्ड मार्केटिंग भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जैसी ही है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस है, बस उसको नाम अलग है, चीजें अलग होती हैं वहां। So this is how generally the financial market goes on. Okay. So within this, any kind of vocabulary can be asked, and this vocabulary has been covered in your classes. थोड़ा सा डेरिवेटिव ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग ये नहीं आपने पढ़ा हुआ था, तो ये आपको एड ऑन अभी मिल गया। अब हम जा रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। सर एक बारी डिबेंचर्स बता दो प्लीज। कौन से जी? डिबेंचर्स डिबेंचर। डिबेंचर्स। हाँ जी। सी डिबेंचर्स आर लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ नहीं है, एक इट्स कॉल्ड an agreement. It's like a financial agreement which I made with आम जनता, not with एक तो देखो ना, जब कंपनी को किसी को डेट रेज करना है, ये उसके लिए प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या तो ये लोन ले सकती है या फिर ये डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जा सकती है या डिबेंचर के थ्रू जा सकती है। लोन में जो बैंक्स हैं ये तय करेंगे कि इनको कितना ब्याज भरना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक तय करेगा, और मिलेगा भी या नहीं ये भी बैंक तय करेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट ये खुद जारी कर सकते हैं, इनको सिर्फ सेबी की परमिशन चाहिए एक बार। अब इस डिबेंचर के अंदर जो पेमेंट है डिबेंचर की, वो भी ये खुद तय करते हैं कि मुझे इसको कन्वर्टेबल रखना है। कन्वर्टेबल कहने का मतलब क्या मुझे इसकी पेमेंट शेयर्स में करनी है या मुझे इसको नॉन कन्वर्टेबल रखना है, मतलब मुझे इसकी पेमेंट करेंसी में करनी है, करेंसी लिया और करेंसी वापस लिया। तो आम जनता से आप जब डेट रेज करना चाहो तब डिबेंचर्स यूज होते हैं, लेकिन एक चीज है, शेयर्स में रिस्क होता है, यू डोंट नो कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। डिबेंचर में इन्वेस्टर के लिए रिस्क नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक तो सेबी की गारंटी तो है ही है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ तो कंपनी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी ना, जब वो आपको आपसे पैसा ले रही है, कर्ज ले रही है। बट तो ये पॉजिटिव होते हैं और ये सिक्योर्ड होते हैं बाय सेबी, इस वजह से ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानी जाती है। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके। एक और एस्पेक्ट है पार्टिसिपेटरी नोट्स। चलो अब बात कर ही रहे हैं तो इसकी भी कर लेते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यूज होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बाहर का कोई बैंक है या इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है हमारी शेयर मार्केट के अंदर, तो उसके बैक एंड पे किन किन लोगों का पैसा लगा हुआ है, लेट्स से
अगर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 100% इंडिया में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका 20% पैसा किसी एक बंदे ने कंट्रीब्यूट किया इस 100% का, तो उसको ये FII एक पार्टिसिपेटरी नोट इशू कर देता था कि भाई ये 20% इस बंदे का पैसा है, ठीक है। आगे लेकिन सेबी को इसके बारे में कुछ खास खबर नहीं होती थी कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इसमें टेररिस्ट भी पैसा लगा सकते हैं, सोच के देखो हमारी स्टॉक मार्केट में इस चैनल से, या जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, एनिमी नेशंस है, वो भी लगा सकते हैं, फिर एकदम से स्टॉक मार्केट गिरा भी सकते हैं चाहें तो इस वजह से इसमें हमेशा एक इशू रहा। तो सेबी ने इनके लिए KYC गाइडलाइंस जारी की, दैट इज नो योर कस्टमर। तो अब पार्टिसिपेटरी नोट्स जो इंडिया में किसी टाइम पे 40% हुआ करते थे, अब कम होके 4-5% ही रह गए हैं, और वो भी वो जो KYC फुलफिल करता है। मतलब इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन पार्टिसिपेंट्स के बारे में 100% इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ता है। मोर ऑन दिस व्हेन वी रीच एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। ओके, नाउ द करंट अफेयर्स। जो स्टैटिक पोर्शन जो अब तक कवर कर लिया फाइनेंशियल सिस्टम में, मैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई विल फोकस मोर अपॉन द करंट अफेयर्स। अगर आपने ये स्टैटिक पोर्शन में आपको डाउट्स हैं या कुछ आप उसमें देखना चाहते हो दोबारा से, तो उसके लेक्चर्स हैं, यू कैन आस्क, आई विल गिव यू। ओके, नाउ डिजिटल बैंक्स, फर्स्ट ऑफ ये न्यूज में है। तो recently नीति आयोग has released a report titled digital banks, a proposal for licensing and regulatory regime for India। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो एक तो रिपोर्ट किसने जारी की और उसका नाम याद रखना। Now, what are the recent developments towards financial inclusion according to the report? So Nachiket More Committee 2014 so marks an important milestone towards promoting financial inclusion in a mission mode। नचिकेत मोर कमेटी में जो UPI पेमेंट बैंक ये सब उसके बाद वर्कआउट होना शुरू हुआ था। वन ऑफ द salient recommendations of the committee was a differentiated banking policy। कहने का मतलब अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग तरह के बैंक्स क्रिएट किए जाए। जैसे हमारे ना एक स्टैंडर्डाइज्ड सा वर्जन था बैंक्स का, SBI, ICICI, दे आर लाइक फुल सर्विस बैंक्स। उन्होंने कहा कि लाइक पेमेंट बैंक्स जो सिर्फ पेमेंट्स हैंडल कर रहे हैं, उस तरह का कोई छोटा बैंक का स्ट्रक्चर भी हो सकता है जो कंप्लीटली ऑनलाइन है, लेट्स से शायद उसका इंडिया में ऑफिस ही ना हो, ठीक है। तो दैट कैन बी डन। सो दिस इज देयरफॉर इट issued specialized bank licenses that would harness narrow specialization along a given dimension rather than having every bank to do everything and pursue every opportunity on both sides of its balance sheet। both sides का मतलब होता है क्रेडिट एंड डेबिट। बैलेंस शीट की दो ही साइड है, assets and liabilities। Okay. Pursuant to the committee's recommendations, RBI issued guidelines for both payment banks and small finance banks in 2014, respectively. Now, payment banks, for example, Paytm, yeah, you're using it. So, what is the difference between them? So, payment banks are essentially narrow banks. That is, issue deposits, offer payments services, and not issue credit in any form. And deposits are also limited up to ₹1 lakh। उसको बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जब शुरू किया था तो 10,000 था, अब 1 लाख है। तो आप 1 लाख तक के डिपॉजिट कर सकते हो। आप पेमेंट सर्विसेज ऑफर कर सकते हो जैसे पेटीएम के थ्रू करते हैं, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह का क्रेडिट ऑफर नहीं कर सकते। वेरी सिंपल। Thus having no asset side of balance sheet। तो लायबिलिटी साइड तो है आपका, एसेट साइड नहीं। आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चार्ज कर सकते हो। नाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर फुल फ्लेज्ड बैंक्स that focus principally on lending to small businesses। तो इनमें बैलेंस शीट के दोनों साइड हैं, एसेट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं। तो ये सबसे बढ़िया डिफरेंस करने का तरीका है। The motivation appeared to be that with the benefit of banking license, small finance bank could leverage low cost deposit to lend to micro, small, and medium sector enterprises and enable financial deepening। कहने का मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएगा, ज्यादा लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं को लेके जाएगा, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्मॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको इतना बड़ा आर्किटेक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका ध्यान किस चीज पे देना है?
जब सेविंग्स या कुछ भी डिपॉजिट्स ले, लायबिलिटीज क्रिएट करे तो कम इंटरेस्ट पे करे और आगे कम इंटरेस्ट पे ही लोन दे दे। कोशिश ये करनी चाहिए कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। मोर ओवर, इनको जब बनाते हैं ना, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स इन इंडिया। जो नॉर्मल बैंक्स हैं इंडिया में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, उनके लिए 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट्स हैज टू बी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। 40% ऑफ ANBC। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कहने का मतलब है जितना भी वो लोन दे रहे हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इनके लिए ये परसेंटेज 75% है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता कौन कौन है? एग्रीकल्चर सबसे पहले, तो फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री MSME, फिर पुअर एंड मार्जिनल और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं। इसको थोड़ा अभी एक्सपैंड किया गया, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी भी जोड़ दिया इसमें लेटली, ये नई चीजें हैं। फिर इसके अंदर कोई अगर सोशल इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, जैसे कि एक स्कूल या हॉस्पिटल, सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन है, तो उनके लिए अगर कोई लोन दे रहे हो तो वो भी यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। अब कैटेगरीज बढ़ गई हैं इसकी, ठीक है। बट जो नॉर्म्स हैं 75% हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स भी जो हैं, उनके लिए भी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नॉर्म्स हैं, दे आर हाई, 75%, ठीक है। तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हैं इंडिया में, बेसिकली इट इज फॉर राशनिंग ऑफ क्रेडिट। कि इसका कंसर्न ये था कि हमारे जो गरीब किसान है या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी लोन मिले। तो अगर बैंक 100 रुपया लोन दे रहा है, तो उसमें से 40 रुपए कम से कम जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में जाने चाहिए। So that's the philosophy behind rationing of credit. This started somewhere in 1970s. Okay. KS कृष्ण स्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को डिफाइन किया और उसके बेसिस पे ये लेंडिंग हो रहा है। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स का, वो RBI की वेबसाइट के ऊपर है। आई विल सजेस्ट यू कि वहां पे एक टेबल है, वो जाके एक बार जरूर देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर। लेट मी शो यू द टेबल वंस एंड देन आई विल शेयर द लिंक। और उसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डॉक्यूमेंट में इसलिए नहीं ऐड कर रहा बिकॉज ये ना टेबल जो इन्होंने जैसे वेबसाइट में दिया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऐड इट। अजीब सा टेबल बनाया, पता नहीं किस फॉर्मेट में। ये सो राइट नाउ सी दिस इज द लिस्ट व्हिच इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स। पहले तो ये नोट करो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहाँ कहाँ पे दिया जाता है। सो एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। आपको अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो ऐसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। तो ये वाली आपको कैटेगरीज चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, social infrastructure like schools, hospitals, ashrams, whatever, and renewable energy. Other category अभी के लिए छोड़ दो। क्लियर हुआ? अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स ये वाले टेबल से करने हैं। तो फॉर रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वो अलग से हैं। बाकी नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या है और फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस के लिए क्या है। अब तो सबके लिए एक जैसा ही है वैसे। तो यू सी 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ओके। फॉर फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस उधर भी 40% ही। अब ये 2017 तक इनको इस तरह की लीवे थी, बट अब आपको उतना ही याद रखना है। रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब इसमें से, इस 40% में से 18% एग्रीकल्चर को है, हर जगह देखिए, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइजेस को 7.5% है ऑलमोस्ट हर जगह। एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस भी फिक्स्ड हैं, इधर 12, 15, 12, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस। अभी के लिए जो इन्होंने अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या वो टारगेट्स अपने हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए दिस इज द डेटा। So they are able to almost go with the target. Okay. Now,
दैट्स दैट, बस इतना याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. जस्ट रिमेंबर दिस मच. एग्रीकल्चर के लिए 18% फिक्स्ड है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% फिक्स्ड है, एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस में 12, 15 और 12. सिर्फ रीजनल रूरल बैंक का 3 ज्यादा है, बाकियों में सब जगह सेम ही है. तो यूपीएससी इतने निटिग्रिटी में नहीं जाता, वो यहां तक ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे जब पूछेगा, या इसमें से पूछेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज विच ऑफ द देम आर कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ऑफ आरबीआई. क्लियर हुआ? नोट कर लिया? दिस इज द लिंक दैट आई विल शेयर विद यू इन द ग्रुप आल्सो. ओके, गोइंग बैक. बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना, सिर्फ उतना जितना मैंने बताया बस. ठीक है, ये उसकी कैटेगरीज याद रख लो, एंड देयर आफ्टर बस इतना वर्कआउट कर लो कि 40% इज बी एन बी सी. इन केस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स इट इज 75%. नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, अलग अलग तरीके हैं. तो फर्स्ट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना. दिस वाज लॉन्च्ड इन 2014 एंड इसके अधीन अब ये पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशन थी एक तरह से. 2013 में जो पीजे नायक कमेटी बनी, तो उसने रिकमेंड किया था कि हर एडल्ट के पास एक मिनिमम सर्विस बैंक अकाउंट होना चाहिए. दैट्स द क्राइटेरिया दैट वाज फिक्स्ड. तो उस वजह से ये प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी, और इसके बेसिस पे अब सभी के अकाउंट्स खोले गए. However, credit penetration remains a policy challenge, especially for the nation's 63 million odd MSMEs. So, इंडिया में बहुत सारे MSMEs हैं, लेकिन उनको जो लोन देना या जितना अमाउंट ऑफ लोन हम दे पाते हैं वो थोड़ा सा इशू है. इसके ऊपर भी आते हैं अभी. ओके, नाउ हियर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जैम ट्रिनिटी. जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी. इनके बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू हैव मोर एंड मोर डिजिटल इंक्लूजन. एक ये टर्म अभी बहुत सर्कुलेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंडिया स्टैक. What is this India Stack? So it refers to the ambitious project for creating a unified software platform. अभी जैसे एक भार ओएस भी आ गया. किसने डेवलप किया भार ओएस? एंड्रॉयड और आईओएस है ना, वैसे ही हमारा भारत का ओएस है भार ओएस. हेलो हेलो, हु डेवलप्ड भार ओएस? इज इट आईआईटी आईआईएम? किसने डेवलप किया? 3 दिन पहले न्यूज में था. IIT Madras. Yes, it has been developed by IIT Madras. And this is also a part and parcel of this only, India Stack. तो ये इंडिया स्टैक में हम हमारे अगर देखा जाएगा ना तो 3-4 चीजें हैं. एक तो है आधार, एक है यूपीआई, ठीक है, एक है योर बैंक अकाउंट्स लाइक प्रधानमंत्री जन धन योजना टाइप्स या जैम ट्रिनिटी. और इसी की तरह से और भी कोई सॉल्यूशंस जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेंगे, उन सबको इंडिया स्टैक में जोड़ सकते हैं. दैट इज एसेंशियली इंडिया स्टैक. ठीक है. So it is a unified software platform to bring India's population into the digital age. So even BharOS is a part and parcel of India Stack. Then electronically knowing your customers. So eKYC. आजकल ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे KYC हो जाता है. So that's a good thing. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गेट योर पैन कार्ड, आधार कार्ड. तो पहले घर पे बंदा आता था चेक करने के लिए, लेकिन अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर देता है. या then UPI, so Unified Payment Interface. So this has facilitated a lot of $4 trillion worth of transactions, and starting from peer-to-peer use case, it has since leveraged third-party applications like financial technologies, pure play technologies, etc. For example, आज आपका UPI Amazon के साथ इंटीग्रेटेड है, आपके ग्रोसरी एप्स के साथ इंटीग्रेटेड है. तो दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस. यूपीआई स्टैंड अलोन तो है ही है, लेकिन थर्ड पार्टी जैसे ब्लिंकिट है या स्विगी है या जोमैटो है, इनके साथ भी यूपीआई इंटीग्रेटेड है ना, आप पेमेंट्स कर सकते हैं लाइक दिस. देन देयर इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. तो देयर आर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच आर कवर्ड अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. तो जिसमें कोई भी सब्सिडी या कोई भी बेनिफिट देना होता है तो वो डायरेक्टली अकाउंट में जाता है जो आधार लिंक्ड हो. फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान के अंदर 6,000 रुपया दिया जाता है
हो सकता है इस बजट में 2000 और अनाउंस हो जाए, इसकी बात चल रही है अभी। दिस इज एनुअल वी गिवन टू एवरी फार्मर नाउ। पहले होता था कि माइक्रो और स्मॉल फार्मर्स को देंगे या मार्जिनल फार्मर्स को देंगे, लेकिन अभी ये सारे फार्मर्स को एक्सटेंडेड है। Then there is micro credit facilities to street vendors, that is PM Swanidhi. तो ये भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू चल रहा है। Then now what is a digital bank? So digital bank, let's see, it will be defined in the Banking Regulation Act 1949 and shall have its own balance sheet and legal existence. Presently, it will be different from the 75 digital banking units announced in last year's budget, which are being set up to push digital payments, banking, and fintech. Fintech means financial technology in underserved areas. Digital banks will be subject to prudential and liquidity norms at par with the existing commercial banks. So SLR, CRR सब इनको वैसे ही रखना पड़ेगा। NPA रेशियो भी कम रखनी पड़ेगी। क्या है जरा prudential norms याद कर लें एक बार। So SLR is around 18% right now. CRR is about 4% or 4.5%. Well, somewhere near that. Then there is, apart from these reserve requirements on NDTL, there are other norms also. NPA, that is non-performing assets, should remain less than or equal to 8%. The credit to risk ratio, CAR, capital adequacy ratio, should be at least greater than 9% CRAR. Okay, capital to risk adequacy ratio. इसके अलावा और कोई प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो बैंक्स को फॉलो करने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI और रिटर्न ऑन एसेट्स ROA, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी एटलीस्ट पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ROI होगा या ROA होगा तो फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ याद करो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में और क्या था? These are the three basic things. NPS कंट्रोल में होने चाहिए, CRAR सफिशिएंट होना चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट्स पॉजिटिव होनी चाहिए। ये 3-4 चीजें हैं जो वर्कआउट करनी है हर बैंक को अपने लिए। इसके अलावा फिर वो जो बाकी की चीजें हैं वो अभी किक इन नहीं की, बेसिल 3 नॉर्म्स पे करेंगी, जिसमें CRAR बढ़ जाएगा, काउंटर साइक्लिक बफर अलग लगेगा, वो आपने पढ़ लिया था फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है, तो आई एम नॉट एडिंग इट हियर। नाउ व्हाट आर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स? So it is a specialized fixed point business unit or hub housing certain minimum digital infrastructure for delivering digital banking products and services, as well as servicing existing financial products and services digitally in self-service mode at any time. जैसे ATM कियोस्क ऐसा कुछ होता है ना, तुम गए वहां पे, तुमने अपना काम खुद ही कर लिया, बंदे नहीं है वहां पे तुम्हें सर्व करने के लिए। The objective is to ensure the benefit of digital payments, banking, and fintech innovations to reach grassroots of India in a consumer-friendly manner. तो जैसे एक यूनिट लगा दिया डिजिटल बैंकिंग यूनिट में, उसमें तुम पैसे जमा भी करा सकते हो, निकाल भी सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो दूसरे अकाउंट में, like this kind of thing. Okay. Pursuant to the budgetary announcements, RBI issued the guidelines for DBU in April 2022. What is the difference between a digital bank and digital banking unit? तो पहला बैलेंस शीट या लीगल पर्सनालिटी में डिफरेंस है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट डज नॉट हैव अ लीगल पर्सनालिटी एंड आर नॉट लाइसेंस्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लीगली दे आर इक्विवेलेंट टू जस्ट अ ब्रांच। बैंक ब्रांच है, अलग से बैंक एंटिटी नहीं है। बात समझ आ गई? दिस शुड बी फेयरली सिंपल। मैं कहीं पे भी जाके कियोस्क ATM टाइप रख के आ जाऊं, अब वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है अपने आप में। ठीक है, बैंक अलग है, बैंक की अपनी एक लीगल एंटिटी है। So digital banks have a balance sheet and a legal personality and are proposed to be duly licensed under Banking Regulation Act 1949. There is a difference. One is just a machine, other is a proper bank. Level of innovation and competition. So DBUs improve the existing channel architecture. अभी चैनल आर्किटेक्चर से समझने की बात क्या है कि बैंक जो है वो किस तरीके से अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, दैट इज द चैनल आर्किटेक्चर। फिजिकल बैंक है या डिजिटल बैंक है या डोर टू डोर बैंकिंग,
These are all channel architectures. घर आके कोई आपसे एक POS मशीन लाके और उसके बेसिस पे आपसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर ले, वो भी तो एक तरीका है ना. That was called as बैंक बंधु मॉडल. ये शुरू किया गया था, डोर टू डोर बैंकिंग. ठीक है, ओके. So by offering regulatory recognition to digital channels, however, they are silent on competition. Competition का मतलब नहीं है यहाँ पे, सर्विस प्रोविजन का मतलब. So DBU guidelines expressly state that only existing commercial banks may establish DBUs. तो जैसे SBI है, ICICI है, वो अपनी ऐसे मशीन्स लगा सकते हैं कहीं पे, जैसे ATMs लगे हुए ना, वैसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लग जाएंगे, और कुछ नहीं. ATM से अभी तुम सिर्फ विड्रॉ कर सकते हो, वहां पे बाकी ये काम भी कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी पासबुक प्रिंट आउट निकलवाना है, 2 मशीनें लग जाएंगी ऐसे, एक में पासबुक प्रिंट हो जाएगी, एक में तुम जाके पैसे डिपॉजिट करा सकते हो या विड्रॉ करा सकते हो. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग. So in contrast, a licensing regulatory framework for digital banks are proposed, and here it is more enabling along competition and innovation dimensions. So digital bank is a legal entity, separate bank. Digital banking unit is something that is like an ATM used by a bank. Fine. अब ये बाकी की जो चीजें हैं, ये मीन्स के लिए क्या जरूरत है, क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ. ग्लोबल एक्सपीरियंस कैसा है, ये मीन्स के लिए, प्रीलिम्स में नहीं चाहिए. व्हाट इज पार्टनरशिप बेस्ड नियो बैंक मॉडल, ये क्या होता है? पहले तो नियो बैंक देख लेते हैं क्या होता है. सो नियो बैंक्स और न्यू काइंड ऑफ बैंक्स, दे आर कॉल्ड नियो बैंक्स. ओके, तो एसेंशियली जैसे अभी हम डिजिटल बैंक की बात करें, दे आर नियो बैंक्स. दे डोंट हैव बैंक लाइसेंसेस ऑफ देयर ओन, but count on banking partners to provide bank license services. They are called neobanks. So digital banking units are like neobanks. ठीक है, तो इसको बोलते हैं. अब पार्टनरशिप बेस्ड नियो बैंक मॉडल में क्या है कि लेट्स से ICICI जो है, ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से, लेट्स से फॉर एग्जांपल मित्सुबिशी से टाई अप कर लेता है. मित्सुबिशी विल बी द टेक्नोलॉजी पार्टनर. So Mitsubishi can then, create whatever the digital kiosk या जो भी है वो बना सकता है. जैसे Hitachi is already doing this, so that is a relevant example here. ठीक है, तो जितनी भी बैंक लाइसेंस सर्विसेज है, हिताची के पास बैंक लाइसेंस नहीं है, वो ICICI के बैंक लाइसेंस को यूज करके ये सर्विस प्रोवाइड करेगा. मीनवाइल ये चार्ज ICICI को करेगा कि देखो मैं आपकी सर्विसेज को एक्सटेंड कर रहा हूँ. So that is the kind of business model. So the prevalent model जो इंडिया में ये चल रहा है, इट इज फंक्शनिंग अंडर अ रेगुलेटरी वैक्यूम. इस चीज को कोई अभी तक रेगुलेट नहीं कर रहा, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ लाइसेंसिंग regime फॉर फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स, fintech offer neobank propositions in India have improvised and adopted a front-end neobanks model. As the name indicates, this is a partnership between traditional banks and neobanks, such that the latter brings in engagement layer and the former brings in the utility layer, and offer both sides of their balance sheet, credit and debit. तो नियो बैंक क्या करता है, ये लोगों को एंगेज करता है बैंकिंग के अंदर, बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाता है. आप देखेंगे किसी रिमोट से एरिया में जाके भी ना हिटाची वालों की मशीन लगी होगी, इट इज अ काइंड ऑफ अ व्हाइट लेबल ATM, और उसने बैंक एंड पे टाई अप किया होगा एक बैंक से नहीं, 4-5 बैंक से. तो फ्रंट एंड से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से. ठीक है, सो अब ये जैसे मैंने कहा कि नियो बैंक्स हैव कंज्यूमर फेसिंग and small business facing offerings. Front end, consumer facing का क्या मतलब है? You can provide digital debit card, personal finance management tools like spend analytics for better budgeting, investment avenues through its mobile application, through its business to business partnership, and potentially a credit line also. So that is consumer finance. Then there is small business finance. इसमें क्या करते हैं? For example, expense management of products like employee prepaid cards, payroll management, salaries, account receivable management, business loan and credit line facility. तो ये सारे जो हैं, ये सारी facilities के लिए जो उनको लाइसेंस मिलेगा बैकएंड से, वो एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल बैंक का मिलेगा.
और उसको यूज करके ये फ्रंट एंड में फाइनेंशियल इंक्लूजन देंगे। तो इस वजह से नियो बैंक्स में कंसर्न एरिया है। प्रीलिम्स में इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि इनके पास लाइसेंस होता है, नहीं होता। ये पार्टनरशिप के बेसिस पे चल रहा है इंडिया में। अभी इनको कौन रेगुलेट कर रहा है? कोई नहीं रेगुलेट कर रहा। ठीक है, चैलेंजेस इसके फिर से मीन्स के लिए हैं, नहीं चाहिए। ओके, जस्ट मूव ऑन। हाउ इज अ डिजिटल बैंक डिफरेंट फ्रॉम नियो बैंक? प्रीलिम्स में ये चाहिए। सो डिजिटल बैंक एंड अ नियो बैंक आर डिफरेंट even though they appear to be based on the mobile first approach and emphasize on the digital operating models. Digital banks are often only online subsidiary of an established regulated player in the banking sector. कहने का मतलब एक established player है SBI, ये किसी को एक ऑनलाइन सर्विसेज बढ़ाने के लिए एक डिजिटल बैंक क्रिएट कर सकता है, इसे पार्टनर कर सकता है। ठीक है, देन नियो बैंक क्या है? So this exists solely online without any physical branches and independently or in partnership with the traditional banks. अब ये नियो बैंक के अंदर पार्टनरशिप चलेगी, मतलब ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये किसी ट्रेडिशनल बैंक ने बनाई नहीं, नॉट द ऑनलाइन मॉडल ऑफ अ ट्रेडिशनल बैंक, इट इज अ सेपरेट एंटिटी जो पार्टनरशिप करके काम चलाएगा। इसको लेके आरबीआई की रिकमेंडेशंस क्या आई हैं इनकी रेगुलेशन के लिए। So digital bank licensing, first off, the RBI report recommends following steps for a calibrated approach. Issue of restricted digital bank licenses. That means the license would restrict in terms of volume and value of customers serviced. Then license enlistment. So there is a regulatory sandbox framework enacted by the RBI. इसका मतलब ये होता है कि टेस्टिंग करनी है कि क्या ये कंपनी ठीक तरह से चल रही है, जैसे जो जो रेगुलेशंस आरबीआई ने तय की हैं किसी डिजिटल बैंक के लिए, क्या उसी एंगल से चल रही हैं, अपनी मर्जी तो नहीं कर रही। दैट इज द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क। ओके, देन इश्यू ऑफ अ फुल स्केल डिजिटल बैंक लाइसेंस। सो द लाइसेंस शुड बी कंटिंजेंट ऑन अ सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द लाइसेंसी इन द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अगर तुम्हें रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में ठीक से काम कर रहे थे, तुम्हारी सारी टेस्टिंग हो गई है, तो फिर तुम्हें फुल स्केल लाइसेंस मिलेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखा गया। पहले रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, फिर सैंडबॉक्स एंड देन फुल लाइसेंस डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस के लिए। देन देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल बेसिस, सो इट हैज टू बी साइबर प्रूफ, फ्रॉड प्रूफ लाइक दिस। ओके, देन फाइनेंशियल लिटरेसी एज इकोसिस्टम एनेबलर। So in terms of ecosystem enabler, financial literacy will be the key enabler. लोगों को पता होना चाहिए मुझे ये सर्विस कैसे यूज करनी है। National Center for Financial Education survey 2019 found that only 27% of adult Indians are financially literate. और लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, सिर्फ बैंक यूपीआई ये यूज कर लेना फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है ना। To be able to safely utilize this services is financial literacy. सो ये एक मेजर करंट अफेयर था डिजिटल बैंक्स। तो मुझे लगा कि सबसे पहले अगर आप कुछ पढ़ो तो ये पढ़ो, क्योंकि इस पे तो डेफिनेट मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, चाहे नियो बैंक पूछ लें, डिजिटल बैंक पूछ लें, डिजिटल बैंकिंग यूनिट पूछ लें। बी वेरी केयरफुल, इस बार के प्रीलिम्स में इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब आते हैं बेसिक के ऊपर दोबारा से थोड़ा सा। आरबीआई, सो आरबीआई कब बना? 1 अप्रैल 1935, आरबीआई एक्ट 1934 से। सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। Originally, it was privately owned and it was nationalized through banking RBI nationalization या Central Bank Nationalization Act. इसके लिए एक्ट अलग था, Central Bank Nationalization Act 1948। इसके थ्रू आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, नाउ इट इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऑटोनोमस नहीं है, ध्यान रखना, fully owned by government of India. What is the preamble? So it says to regulate issue of bank notes and keeping the reserves with a view of securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, have a modern monetary policy framework to meet the challenge of increasingly complex economy, maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. ये तीन काम हैं मेजर आरबीआई के।
स्ट्रक्चर क्या है? So entire affairs are governed by central board of directors, and the board is appointed by Government of India in keeping with the RBI Act. Now the directors are appointed or nominated for a period of 4 years. इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी जो टर्म है वो 4 years की है. Officially there is one full-time governor and not more than 4 deputy directors or deputy governors of RBI. Presently Shakti Das is the governor. Non-official directors कौन है? So nominated by government, so there are 10 directors from various fields and 2 government officials, and other 4 directors, 1 each of a for local boards, regional level, north, south, east, west. Main functions, so it's a monetary authority. It implements and monitors the monetary policy. So as per its amendment, there is a flexible inflation targeting framework. Any questions? So flexible inflation targeting framework का मतलब है +4%. 4% is the target and ±2% is the flexibility range. Section 45 ZB was amended. अजित पटेल कमेटी recommendations हमने पढ़ ली हैं, तो इसके बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आया था. कमेटी में क्या क्या है, यू ऑलरेडी स्टडीड. करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग या टॉलरेंस जो है वो सेट की गई थी 31 मार्च 2021 तक, और आगे फिर से इसको +4 years तक अब एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 31 March 2025. This was extended. Okay. Same inflation target is now extended. Now, regulator and supervisor of the financial system, that's another job of RBI. Manager of foreign exchange. Foreign exchange जब word आता है ना, तो इसमें क्या क्या आता है? Foreign exchange means the foreign currency. ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है. फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है? गोल्ड रिजर्व्स, then there is a particular amount or value that we hold in IMF. It is called special drawing rights in IMF, and the RTP, reserve tranche position in IMF, the National Monetary Fund. ये चारों चीजें जो हैं ये फॉरेन एक्सचेंज में आती हैं. SDR and RTP of IMF पढ़ेंगे आगे जाके एक्सटर्नल सेक्टर में. Then the issuer of currency, 1 रुपया छोड़ के बाकी सब. Then developmental rules, financial inclusion, priority sector lending, small scale industry को finance में ले, ये सब. Then financial inclusion उसको लेके, for example, it has done certain efforts like no frills account, जहाँ पे zero balance account आप रख सकते हो. Use of technology through ATM, mobile banking and all. Related functions, it is also a banker to the government. So सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जब भी कभी लोन की जरूरत है या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए बैंक के साथ रिलेटेड, तो आरबीआई देगा. इट इज entrusted with central government's money, remittances, exchange, and manages its public debt as well. It's also a banker to the banks. So it maintains the banking account of all the scheduled banks. It also acts as the lender of last resort by providing funds to the banks. जैसे हमने पढ़ा LAF, MSF, like this. So which acts are administered by RBI? कौन कौन से acts को यूज करता है? तो ये प्रीलिम्स में अपने आप में क्वेश्चन है. सो आरबीआई एक्ट तो है ही है. देन देयर इज अ पब्लिक डेट एक्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फीमा. पहले फेरा होता था 1973 में, फिर इसको फीमा बना दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. देन सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, सारफेजी एक्ट. क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट. सो जो अलग अलग आपके सिबिल स्कोर, क्रेडिट रैंकिंग वो सब बनता है, वो यहाँ से बनता है. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, तो जो पीटीएम टाइप्स सिचुएशंस है. तो दिस वाज अमेंडेड इन 2019 एंड लेटली इन 2022 आल्सो, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़. फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, तो फैक्टर कॉस्ट पड़ी है ना, तो उसमें फैक्टरिंग जो अलग अलग करते हैं उसकी रेगुलेशन एक्ट. So what initiatives have been taken by RBI recently? First is, so recently RBI governor inaugurated the Reserve Bank Innovation Hub in Bengaluru. ये 2022 के innovations हैं.
भी आरबीआई के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स भी यूपीएससी पूछने में बहुत इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। So it has been set up under Section 8 of the Companies Act 2013 to create an ecosystem that focuses on promoting access to financial services and products for low-income population in the country. The wholly owned subsidiary of RBI. ये वाली स्टेटमेंट्स जो है ना प्रीलिम्स में पूछता हूँ, that banking innovation hub is the wholly owned subsidiary of RBI. ऐसे ही लिखेंगे उसमें, या कुछ और लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। RBI is fully owned by Government of India, but whatever is owned by RBI is owned by RBI. Okay. So more recently, RBI put in place the mechanism to facilitate international trade in rupee. रशिया के साथ जैसे हम कर रहे हैं. So with immediate effect, this also happened in 2022. So as per the broad framework, cross-border trade transactions in Indian rupee under Foreign Exchange Management Act, all exports and imports under this arrangement may be denominated and invoiced in Indian rupee, and the exchange rate between the currencies of the two trading partner countries may be market determined. मतलब तुम रुपी में इनवॉइस जारी कर सकते हो अगर तुम इंडिया में बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। पहले तुम्हें डॉलर्स में करनी पड़ती थी, या जो भी कंट्री के साथ डील कर रहे हो उसकी करेंसी में करनी पड़ती थी। दिस हैज बीन अलाउड। इससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करेंसी होगा और इंटरनेशनल मार्केट में रुपी की डिमांड बढ़ेगी। रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। हाउ इंडिपेंडेंटली डज द आरबीआई फंक्शन, ये भी हमेशा एक कंसर्न रहता है। तो इसमें बड़ा सिंपल है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। सेक्शन 7 says central government may from time to time give such directions to RBI as it may, after consultation with the governor of the bank, consider necessary in public interest. Moreover, there is no legal act mandating autonomy of RBI. हम इसको सोचते हैं कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। बस प्रीलिम्स में इतना ही चाहिए, देन ये बाकी मेंस के लिए। व्हाट आर द पब्लिकेशंस ऑफ आरबीआई? तो 3 रिपोर्ट्स देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। 3 तरह की रिपोर्ट्स आरबीआई पब्लिश करता है। इनमें से जो ये रिपोर्ट्स हैं ये मेंस में काम आता है कि इनमें डिटेल क्या है। प्रीलिम्स में सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है और कौन इशू करता है ये याद रखना है। देन डिजिटल रुपी, ये बहुत न्यूज में रहा पूरा साल, है ना। सो आरबीआई अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट पायलट रिटेल डिजिटल रुपी, also called the central bank digital currency. आजकल every time I'm opening my ICICI mobile banking app called iMobile, तो मेरे को ये एक मैसेज पॉपअप करता है कि be the first to use digital rupee. So maybe I have to purchase it or not. I haven't tried it yet. I haven't given it a try. So what the government is offering in this case, I have. So let's see. On 1st November 2022, RBI launched the digital rupee for the wholesale segment to settle secondary market transactions in government securities. So limited utility hai currency. So what are the key points about the pilot project? So the first phase of the pilot project covers the select locations and banks in a closed user group comprising participating customers and merchants. The pilot will initially cover 4 cities: Delhi, Mumbai, Bengaluru, Bhubaneswar, where the customers and merchants will be able to use the digital rupee. तो सबको अभी नहीं दिया था 1 November में. According to the central bank, the pilot will test the robustness of the entire process of a digital rupee creation, distribution, and retail usage in real time. So like it's the, digital currency of RBI. How is it different from the rupee? That's my concern. Is it your concern also? फर्क क्या पड़ता है जब मुझे मेरे अकाउंट में एक पैसा है, दैट इज रुपीस, अब अगर मैं उसमें से डिजिटल रुपी लेके रखता हूँ अलग से, तो मुझे क्या फायदा होगा? यूपीएससी को भी यही क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेट्स सी। So RBI defines the central bank digital currency or CBDC as the digital form of the currency notes issued by the central bank. It is a sovereign or entirely independent currency issued by the central bank in accordance with the country's monetary policy. तो रुपया अलग करेंसी है और ये बिल्कुल डिफरेंट करेंसी है जो आरबीआई कर रहा है, ये डिजिटल फॉर्मेट में।
Is it a legal tender? So once officially issued, CBDC will be considered as a medium of payment and a legal tender by all three parties, that is citizens, government bodies and enterprises. So हाँ ये legal tender है. Being government recognized, it can be freely converted to any commercial bank's money or notes. तो ICICI के account में जो पैसा पड़ा है, that is being called as commercial bank's money or note. That can be converted into RBI issued digital currency, that is CBDC. So RBI is not in favor of e-rupee with interest because people might withdraw money from the banks and convert it into digital rupee, causing banks to fail. तो इस वजह से ये इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है. क्यों रखेगा ना फिर कोई. Then difference with cryptocurrencies. So the underlying technology of cryptocurrency, distributed ledger or blockchain, can underpin parts of the digital rupee ecosystem. But RBI has not decided to on this yet. However, cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum are private in nature. Digital rupee, on the other hand, is issued and controlled by RBI. तो टेक्नोलॉजी तो हम भी ब्लॉकचेन वाली यूज कर रहे हैं, दैट इज देयर, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है. ऐसा नहीं है कि इट इज समथिंग दैट विल जस्ट गो आउट ऑफ द पिक्चर वन फाइन डे. आरबीआई गवर्नमेंट बैंक है और गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक है और उस हिसाब से इसको रेगुलेट भी कर रहा है. Global scenario. So as of July 2022, 105 countries are exploring CBDC, including China is the major player here. 10 countries have launched it, and the first one of this was the Bahamian Sand Dollar in 2020, and the latest is the Jamaica's Jam Dex. तो हर करेंसी, हर सेंट्रल बैंक अपनी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है. Where are we headed with this? So just trying to make sense for you. लीगल टेंडर के लेवल पे अब हमारे पास दो करेंसीज है. एक तो है रुपया, जिसकी वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय कर रही है ₹1 की, और उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है, और करेंसी नोट्स इशू करता है ₹2 से लेके ₹2000 तक के. तो एक आपके पास ये वर्कआउट है. तो दिस ₹1 is issued by government of India. RBI provides the multiplication factor. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहने का मतलब, आपके हर करेंसी नोट पे लिखा है मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं, नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन है. कहने का मतलब अगर ₹5 का नोट है तो एक रुपए के 5 नोट देने का वादा करता हूं, बस इतनी सी बात है. उस ₹1 की वैल्यू क्या है और उसकी जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, क्योंकि उस पे जो साइन है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के है, और उसको प्रिंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है अपनी अथॉरिटी के अधीन. सो दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंसी, जिसको आगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आरबीआई प्रोवाइड करता है. दूसरी तरफ क्या है, देयर इज अ डिजिटल रूपी जो आरबीआई ने इशू किया, सेंट्रल बैंक ने इशू किया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू नहीं किया, ये सेंट्रल बैंक ने इशू किया. ये वाला पैसा आपके बैंक अकाउंट में है. इसके लिए जब आप कन्वर्ट करेंगे इस पैसे को इधर, तो वो एक अलग अकाउंट के अधीन कन्वर्ट होगा. ठीक है. स्लोली what you want to do is, this is something that US Federal Reserve did way back. The US government does not issue currency. It is something that is provided by the US Federal Reserve to the US government. So उनकी पूरी फिजिकल जो भी करेंसी है ना, वो यूएस फेडरल रिजर्व ही प्रिंट करता है, प्रोवाइड करता है, सब कुछ करता है. वैल्यू भी वही मेंटेन करता है यूएस डॉलर की, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अब आरबीआई की जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, आज तो ये इक्विवेलेंट है. सो फॉर ₹1 यू कैन बाय 1 CBDC. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी ये लिस्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया इसके साथ, इसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे जा सकती है, जैसे रुपए की वैल्यू ऊपर नीचे जा सकती है. ठीक बात. तो ये देखना अभी बाकी है कि इसकी ट्रेडिंग कैसे होगी. क्या इसकी वैल्यू हमेशा रुपए के हिसाब से रहेगी या हमें कुछ और मिलने वाला. एक तो ये बात है, कैन इट बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल एसेट in which people can invest and earn money. Second thing,
दैट इज येट टू बी सीन। ये एक्सपेरिमेंट सारे किए जा सकते हैं हम डिजिटल रुपी के ऊपर। सेकेंड थिंग इज, अब जैसे आरबीआई ने अभी तो क्लियर कर दिया कि मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, इन फ्यूचर क्या इसके साथ कोई इंटरेस्ट लेवरेज आएगा? क्योंकि मैं अगर साइजेबल अमाउंट ऑफ डिजिटल रुपी लेके रखता हूं तो मुझे क्या फायदा उसका? थर्ड थिंग, करेंसी नोट्स में डुप्लीकेशन होता है, ये हमें मालूम है, चाहे जितना मर्जी कुछ करके देख लें तो उसमें डुप्लीकेशन हो ही सकता है, ठीक है, प्रिंटिंग में कुछ ना कहीं गड़बड़ होती है, लेकिन इसमें ऐसी डुप्लीकेशन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसमें जैसे जैसे गवर्नमेंट लोन ज्यादा लेती जाती है, उनकी डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ती जाती है, तो गवर्नमेंट की करेंसी पे प्रेशर होता है, उनकी वैल्यू कम होती जाती है, मार्केट में उसकी उतनी डिमांड नहीं है जितनी सप्लाई है ये वाली करेंसी की। क्या उस तरह की वैल्यूएशन कंसर्न्स यहाँ पे भी आएंगे रुपये के? ये कुछ चीजें जो अभी which I'm interested in looking at what will happen to the digital rupee, ठीक है। So what are the types of e-rupees that we are having right now? So based on usage and function performed by the digital rupee and considering different levels of accessibility, RBI has demarcated the digital rupee in two broad categories: retail, wholesale. Retail rupee is an electronic version of cash, primarily meant for retail transactions. It is just that money in my wallet. Now that wallet is being provided by RBI. जैसे पेटीएम वॉलेट में तुम पैसे रख लेते थे, वैसे ही अब तुम आरबीआई के वॉलेट में पैसे रख लोगे। इट्स लाइक दिस। It will be potentially available for use by all, as private and non-financial consumers and businesses, and can provide access to safe money for payment and settlement as it is a direct liability of the central bank. एक चीज का बेनिफिट आपको होगा, ऐसे डेफिनेटली होगा। कई बार आपने ये फिनोमेना देखा बैंक रन, हमने पढ़ा है इसके बारे में कि लोग फटाफट से, उनको लगता है कि यार बैंक कोलैप्स होने वाला है, ये लोगों के पैसे नहीं दे पा रहे, तो लोग बैंक में से पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, लाइनें बना देते हैं वहां पे। लेकिन हमने कभी ये तो नहीं देखा ना आरबीआई रन, सेंट्रल बैंक तो नहीं कोलैप्स हो रहा। बैंक कोलैप्स हो सकता है, मोर ओवर बैंक के अंदर जब भी आप पैसा रखते हो तो उसमें ना गारंटी सिर्फ 5 लाख तक की है, याद है? हेलो हेलो, ऑन योर सेविंग अकाउंट or any kind of account, only up to rupees 5 lakh is guaranteed. But here, there is no such maximum guarantee with CBDC. Central Bank Digital Currency में unlimited guarantee is provided by the RBI, जितना मर्जी रखो। तो बैंक से सेफ हो गया। क्लियर हुआ? आपको ये टेंशन नहीं बैंक का दिवालिया निकल गया, कल को पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। आप अपनी पेमेंट्स डिजिटली सारी कर सकते हो, बस करेंसी इन कैश नहीं है, करेंसी इन द फॉर्म ऑफ ई रुपी है। Wholesale CBDC is designed for restricted access to select financial institutions. It has the potential to transform the settlement system for financial transactions undertaken by banks in government security segment, interbank market, capital market, and secure in terms of operational cost and use of collateral and liquidity management. आपका बैंक अकाउंट जो कि जिसमें आप पैसे रखते हो, it is again feasible to cyber threats, hacking, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ब्ला ब्ला, बस चीजें होती हैं। इधर ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर नो साइबर थ्रेट्स, नथिंग। So that way also it is good. So how will it work? Let's see. So the e-rupee would be in the form of digital token that represents the legal tender. It will be issued in the same denomination as paper currency and coins, 1 रुपया, 2 रुपया, 2000, 500, and will be distributed through intermediaries, that is banks. Users will be able to transact with e-rupee through digital wallet offered by the participating bank. तो RBI के साथ आपका digital wallet बन गया, like I said, and stored on mobile phones and devices according to RBI. The transactions can be both person to person or person to merchant. आपस में आप transact कर सकते हो, पैसा लेन देन कर सकते हो आप merchant के साथ. Payment to merchant can be made using QR codes displaying at merchant location, UPI जैसे आप करते हो. Now
It would offer features of physical cash like trust, safety, and settlement finality. As in case of cash, it will not earn any interest and can be converted to other forms of money like deposits with the bank. As good as money, but safer. So इसका फायदा क्या है? Reduction in the operational cost involved in physical cash management, fostering financial inclusion, bringing resilience, efficiency, and innovation. Then uses that provide the public with use that any private virtual currency can provide without associated risk. तो क्रिप्टो करेंसी वाले रिस्क नहीं है, क्यों सेंट्रल बैंक ने ऑफर किए? What are the issues? Cyber security is one, privacy is another, because then RBI knows how much money you have. Digital divide. So only 48.7% rural males, 24.6% rural females have ever used the internet. So you having a digital currency, you are going to have a wide gender-based hurdle in financial inclusion along with digital divide. That's that. Next is gross NPA ratio. तो हमारे बैंक्स में NPA का क्या हालचाल है? कभी कभी ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उसको समझने के लिए ये है. ठीक है. So as per RBI, GNPA, which declined to a 7-year low of 5% in September 2022, is expected to improve further to 4.9% by September 2023. अब हमारी ग्रॉस एनपीए रेशियो इतनी रहनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8%. अभी हम एक अच्छे लेवल पे हैं. ठीक है. However, if the macroeconomic environment worsens to medium or severe stress scenario, it can increase to 7.8%. ज्यादा भी हो सकता है सिवियर स्ट्रेस सिनेरियो में. ठीक है. क्या हालत है अभी देखिए. The net NPA ratio stood at 1.3% for a 10-year low, which is पिछले 10 साल में सबसे कम है. Private sector bank NPA ratio was below 1%. दोनों की एवरेज लेके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की इस तरह से. Gross NPA ratios of public sector bank may rise from 6.5% to 9.4%. सबसे ज्यादा जो बैड लोन्स है ना वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है. And it would go up from 3.3 to 5.8% for again private banks and so on. For foreign banks बढ़ सकता है. बस ध्यान ये रखना, जो पेपर में काम आने वाली चीज है, पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए अभी भी ज्यादा है, प्राइवेट में सबसे कम है. इन बिटवीन फॉरेन बैंक्स हैं दोनों पे. Then under the base scenario or the baseline scenario, capital to risk weighted asset ratio for major banks projected to slip from 15.8% to 14.9%. तो CRAR वैसे कितना होना चाहिए? It should be greater than 9%. ये RBI का प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट है. अभी हमारे बैंक्स में 15.8% चल रहा है, कम होकर 14.9% जा सकता है स्ट्रेस सिनेरियो में. कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, जो हमने पढ़ा टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल्स होती है, तो दिस इज ऑल्सो गुड एट 12.8%. कम हुआ तो 12.1% तक जाएगा अगर स्ट्रेस रहा तो इकोनॉमिक में. अभी मालूम नहीं है, इट्स लाइक अ स्ट्रेस सिनेरियो. ओके. तो अब यहाँ पे प्रीलिम्स में जो चीज आएगी ना, आपको वही इनकी वोकैबुलरी ही आनी होती है. सो ग्रॉस एनपीए क्या होता है? So this is the sum of all the loans that have been defaulted by the individuals who have acquired loans from financial institutions. NPA तब बनता है जब there is a greater than 90 days delay in repayment of loan in terms of EMI. Okay, equated monthly installment. Macro environment किसको बोलते हैं? So it is the macroeconomic condition in which the company or a sector is performing. So for example, production, spending, price levels in the economy, ये सब. Inflation कितना चल रहा है, सब चीजें. Net NPA किसको बोलते हैं? It is the amount that is realized after the provision amount has been deducted from the gross NPA. Provision amount का मतलब क्या है? Depreciation. तो पता ही है ना आपको, NPA अगर नेट में कैलकुलेट करना हो तो ग्रॉस वाले एनपीए में से मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, जैसे जीडीपी में करते थे एनडीपी बनाने के लिए.
अब ये डेप्रिसिएशन क्या है? कंजम्पशन ऑफ कैपिटल। तो जो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको यहाँ पे प्रोविजनिंग अमाउंट रखा गया, क्योंकि देर बाद पैसा आप शायद वापस निकाल पाओ, कुछ ना भी निकाल पाओगे, वैल्यू कम हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे लेट होता जाता है तो जो बैंक के एसेट्स हैं उसमें भी कमी आती है। इट गोज टू 50%, देन 10%, देन 0%। वो वाली प्रोविजनिंग करने के बाद आपके जो एसेट्स हैं वो कितने बचे, दैट इज द नेट एनपी। क्लियर हो गए? नेट एनपी, capital to risk adequacy ratio. So this is used to protect the depositors and promote the stability and efficiency of the financial system. तो आपके बैंक में कितना कैपिटल है और कितने रिस्क वेटेड एसेट्स हैं। बेसिकली दिस इज द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। सिंपल, जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना सेफ बैंक रहेगा। कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल, तो that is a good quality capital readily available for you to deal with your stress of any kind. नॉन परफॉर्मेंस एसेट किसको बोलते हैं हमने पढ़ लिया, और इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं एज पर बेसल, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस्ट। 3 महीने से लेके 12 महीने तक उसको बोलते हैं सबस्टैंडर्ड, 12 महीने के बाद बोलते हैं डाउटफुल, ना भी होगा, और लॉस्ट बोलते हैं जब भी बैंक डिक्लेयर कर दे कि भाई अब ये वापस नहीं आएगा। इट इज आइडेंटिफाइड बाय द बैंक ऑडिटर और इंस्पेक्टर दैट नीड टू बी फुली रिटन ऑफ। ये बैंक वापस नहीं आएगा लोन, इसको राइट ऑफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक ऑर्डर ऑन नॉन कंप्लायंस आरबीआई ने इशू किया था, ये भी न्यूज में रहा। सो सिंस जनवरी 2020 RBI has imposed monetary penalties worth rupees 73 crore in 48 cases involving banks for the violation of provisions of RBI certain directions. RBI जो है वो बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अधीन डायरेक्शन दे सकता है, ना माने तो सेक्शन 35 के अधीन पेनाल्टी भी लगा सकता है। What are the issues with the RBI's orders? To sparse access to information. So customers and investors of banks have only sparse access to information on non-compliance of RBI directions by banks. तो मतलब हमें नहीं पता लगता कि हमारे बैंक्स आरबीआई की डायरेक्शंस को ठीक से फॉलो कर रहे हैं नहीं। दैट इज वन कंसर्न। देन हमें ये नहीं पता लगता कि क्या वो एंटिटी पेनलाइज हो रही है वायलेशन के लिए या नहीं, क्या उसको कोई पेनल्टी पड़ रही है। देन वी डू नॉट हियर द पार्टी, दैट इज आरबीआई in its orders don't only give reasons and detailed explanations, but they also don't hear the party. मतलब बैंक की आवाज नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, कोई रीजन नहीं देता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि तुम्हें क्यों पेनल्टी लगाई जा रही है। Whereas SEBI and IRDAI they give voice to the party, उनको एक गवाही देने के लिए, हियरिंग के लिए बुलाया जाता, फिर उनको पनिश करता। ओके, देन RBI's orders cannot be challenged. किसी कोर्ट में तुम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, but the RBI has a system of banking ombudsman where the aggrieved bank customer can raise dispute for unfair action or services of a bank. तो बैंक के अगेंस्ट आप तो कंप्लेन कर सकते हो, बैंक आरबीआई के ऑर्डर्स के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकता। आरबीआई के आर्ग्यूमेंट क्या है अपने फेवर में। So when RBI passes order for an irregularity at a bank, they usually make reference to certain clauses or subclauses of the regulation under which the non-compliance has happened. So there is no need for further elaboration in the order passed. आरबीआई कहता है मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, मैं एक्ट के हिसाब से ही ऑपरेट करता हूँ। RBI should not make public all details in their orders. This might create unnecessary fear in the minds of people and they may lose confidence in the banks. तो चुपचाप ही हो जाए ये काम तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो इस वजह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो खुद भी न्यूज में रहा। So it regulates all kinds of banking firms in India. So this act empowers the RBI to issue licenses to commercial banks, supervise the appointment of boards and managements, regulate shareholders, shareholding and voting rights, regulate the operation of banks, giving instructions for audit, control, moratorium, merger, liquidation, issues instructions to the banks, and in case of public welfare and banking policy, impose a penalty on the bank if required. तो ये सारी पावर्स जो हैं वो आरबीआई को मिलती है।
तो इसकी पावर्स के ऊपर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So as per the Banking Regulation Act, which of the following are the powers of RBI? That's it. In 2020, the government passed an ordinance to change the Banking Regulation Act, making all cooperatives come under the supervision of RBI. बहुत important है prelims में. So that the interest of the depositors can be protected properly. तो जितने भी cooperatives हैं, चाहे वो बैंकिंग cooperatives हैं चाहे नहीं है, सब आरबीआई की रेगुलेशन में है. ठीक है, ओके. So that's that. Then internationalization of rupee. So Deputy Governor of RBI has recently emphasized the advantages and risks of internationalization of rupee. कहने का मतलब क्या है? Internationalization means that increasing use of local currency in cross-border transactions. Import-export में हम use कर सकते हैं, as we have studied. इसके benefits और problems जो हैं, ये आपको means में काम आएंगे. लेकिन शायद एडवांटेजेस को लेके आपको प्रीलिम्स में भी कोई क्वेश्चन पूछ लें. तो पहला क्या है, देखिए. इट मिटिगेट्स द करेंसी रिस्क फॉर इंडियन बिजनेसेस. करेंसी रिस्क कहने का मतलब होता है वैल्यू ऑफ करेंसी गोइंग अप और डाउन. तो उससे आपको बचाता है. तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि अपनी करेंसी को डॉलर में या किसी में भी कन्वर्ट करने का भी तो एक कॉस्ट होता है, उससे आप बच जाते हो. इनेबल्स बेटर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, improving chances of Indian businesses to grow globally. तो वो you can charge in rupees. जैसे आज आप कोई भी फॉरेन ब्रांड की वेबसाइट खोलते हो तो वो डॉलर्स में आपसे चार्ज करे. ऐसा वो कर सकता है क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है. ऐसा ही अगर इंडियन कंपनी भी अपने प्रोडक्ट्स बाहर सेल करना चाहे तो उसको जरूरी नहीं है कि वो डॉलर्स में या जिस भी कंट्री में ऑपरेट कर रहा है उस हिसाब से अपनी वेबसाइट पे शो करेगा इन्फॉर्मेशन. वो रुपीज में भी कर सकता है. और फिर वो उनकी सिरदर्दी है कि वो रुपी में कन्वर्ट करके कैसे देंगे. जैसे हमारी सिरदर्दी है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट करेंगे. व्हाट दे डे. तो इंडियन बिजनेसेस के लिए बहुत आसान हो जाएगा टू ग्रो ग्लोबली. इट रिड्यूसेस द नीड फॉर होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर फॉरेन एक्सचेंज रखने की, क्योंकि रुपी को यूज ही कहाँ कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, फॉरेन एक्सचेंज को. और उसकी जगह रुपी यूज कर लो तो अच्छा है. Reducing dependence on foreign currency makes India less vulnerable to external shocks. कई बार अब जैसे डोमिनो इफेक्ट हम पढ़ते हैं 2007-8 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज और उनकी करेंसीज और उनके बैंकिंग सिस्टम्स कोलैप्स हुए, तो उस वजह से इंडिया में भी नेगेटिव इफेक्ट्स आए. डोमिनो इफेक्ट यही होता है ना, एक गिरा तो दूसरा भी गिरा पीछे वाला, फिर तीसरा भी गिरा. इट्स लाइक दिस. तो वो चीज से हम बच जाते हैं. And then, as the use of rupee becomes significant, the bargaining power of Indian businesses would improve, adding weight to the Indian economy, enhancing India's global stature and respect. एक बात बताता हूँ. IMF के अंदर ना, there is something called as SDR. This is the currency of IMF, special drawing rights. इस SDR की वैल्यू जो है, ये basket of currencies के ऊपर based है, and इसमें वो करेंसीज होती हैं उस बास्केट के अंदर जो इंटरनेशनली ट्रेड के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती हैं. ठीक है. तो इस बास्केट ऑफ करेंसीज में सबसे पहले तो यूएस डॉलर है, फिर इसमें जापानीज येन है, फिर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, फिर इसके अंदर यूरो है. पहले ये 4 करेंसीज होती थी. 2011-12 में चाइना की करेंसी रेनमिनबी, this was also added to this basket of currencies. Why? Because China is allowing renminbi to be utilized in international currencies. इसी वजह से renminbi की एक डिनोमिनेटिंग यूनिट है युआन. आमतौर पे हम युआन बोलते हैं, लेकिन करेंसी चाइना की है renminbi. जैसे हमारे यहाँ पे करेंसी है रुपया, उसकी एक डिनोमिनेशन पैसा भी है, तो वैसे ही वहां पे करेंसी है renminbi, उसका एक डिनोमिनेशन युआन भी है. ओके. जैसे डॉलर्स एंड सेंट्स. ओके. अब इसके बाद अगर इसमें इंडिया का रुपी जुड़ता है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू. मोर ओवर, आपका जो एसडीआर बास्केट में वेटेज है फॉरेन करेंसी में, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग आपकी करेंसी संभाल के रखेंगे फिर. ठीक है.
ये तब इशू होता है एसडीआर किसी भी कंट्री को जब उनको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो वी आर लाइक नाउ वन स्टेप अहेड। अब इसमें हमने काम करना शुरू किया है। चाइना तो 1970 से इस पर काम कर रहा है। ओके, देन what are the challenges in the internationalization of rupee? India's capital deficit country. कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री कहने का मतलब है हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, उसमें हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उतनी नहीं आती। हेंस नीड फॉरेन कैपिटल टू फंड इट्स ग्रोथ। हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल बाहर से चाहिए, ठीक है। So therefore, if a substantial portion of trade is in rupee, non-residents would have hold rupee balances in India, which would be used to acquire Indian assets. Large holding of such financial assets could heighten the vulnerability to external shocks, managing which would necessitate more effective policy tools. अब क्या है ना कि अभी तुम्हारे यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो डॉलर्स में आ रहा है। अगर तुम इंटरनेशनलाइजेशन अलाउ करते हो करेंसी की फुली, तो फिर वो रुपीज में भी आ सकता है। और रुपीज में इन्वेस्ट करने के लिए इन लोगों को डॉलर्स की बजाय अपने पास रुपीज रखने पड़ेंगे। तो ये लार्ज ट्रांजैक्शंस होती हैं हजारों करोड़ के हिसाब से, तो एकदम से बाहर या अंदर जाएंगे तो रुपये की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हिलेगी। इसके लिए हमें टूल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन फायदा ये है कि दिस विल रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट, बट देन ट्रेड डेफिसिट विल स्टार्ट गेटिंग फंडेड बाय रुपी। कितना कर सकते हैं फंडेड बाय रुपी, ये भी एक कंसर्न रहेगा। इन मीन्स के मामले ज्यादा हैं, चैलेंजेस इश्यूज एक्सेट्रा, बट बेसिक्स कभी कभी आपको प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बना के। So in July 2022, as we know, now there is a mechanism to facilitate internationalization of rupee that has been started, which enables external commercial borrowings in rupees, especially masala bonds. masala bonds को लेके पेपर में क्वेश्चन भी आया था 2018 में प्रीलिम्स। ये क्या होते हैं? Okay, moving on. RTI exemption for banks, right to information. ये न्यूज में था। So various public and private sector banks want to be exempted from disclosing any area of financial information relating to NPA, losses from trading operations, show cause notices and penalties. वो नहीं चाहते कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो। क्यों? क्योंकि इससे बैंक के अंदर जो डिपेंडेबिलिटी, जो फेथ है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है। So the legal battle for the disclosure of inspection reports and defaulters list started when RTI activist Jayantilal Mistry sought the information under the RTI Act. तो गुजरात बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक के बारे में ये इंफॉर्मेशन पूछी। द मैटर वेंट up to Supreme Court as Mistry's appeals were not entertained by several layers of the RTI process. So in 2015, Supreme Court had come down on RBI for trying to keep the inspection reports confidential. Supreme Court has said that RBI has no legal duty to maximize the benefit of any public sector or private sector bank. उनका फायदा या नुकसान हो, उसमें तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं। There is no relationship of trust between them. It added that the RBI was duty bound to uphold the public interest by revealing these details under RTI. Central Bank then allowed making such reports public following the Supreme Court order. Now the Supreme Court says that the 2015 judgment did not take into consideration the aspects of balancing the rights of information to the right to privacy, and thus the court is duty bound, क्योंकि अब right to privacy भी आ गया, to give the banks an opportunity to argue their case on merit. अगर उनको लगता है प्राइवेसी हर्ट होगी किसी कस्टमर की, तो वो भी गलत है। कि 2020 में राइट टू प्राइवेसी ये सब चीजें भी तो आ गई, पहले नहीं होती थी 2015 में। What is the argument provided by the banks now? So they say this will affect their performance and keep customers away. They are driven by trust and faith, और ये tarnish होगा। Privacy is a fundamental right, so why the client's information should be made public? कौन defaulter है, तो वो भी गलत है। That's what the issue is right now. RTI के अधीन आते हैं बैंक्स प्रीलिम्स के लिए बेसिकली,
लेकिन ये अपने एनपीएस कुछ रेगुलेट करेंगे नहीं करेंगे, वो राइट टू प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा. Credit guarantee scheme for startups. Okay. So recently, the Department for Promotion of Industries and Internal Trade, DPIIT, under the Ministry of Commerce and Industry, has notified the credit guarantee scheme for startups. ये क्या होता है? हमारे यहाँ ना MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, there is something called as CGFTL, Credit Guarantee Fund Trust of India Limited. आमतौर पे इनको कोई बैंक लोन देके राजी नहीं था. Why? Because they cannot offer something called as collateral. Collateral is something you have to give to the bank or show to the bank कि मेरे पास कुछ है जिसके बेसिस पे मैं लोन अगर रीपे नहीं कर पाया तो तुम यहां से अपना रिकवरी कर सकते हो. तो इनके ना होने की वजह से ये लोन एक्सेस नहीं कर पाता था. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनफैक्ट सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक अलग से एक पूल ऑफ अकाउंट या एक फंड क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड. इस फंड में से एमएसएमईज के लिए कोलैटरल इश्यू होता है, एक तरह से गारंटी इश्यू होती है कि इस गारंटी पे बैंक्स लोन दे देंगे. अगर वो एमएसएमई कल को लोन लेके भाग जाता है, नहीं दे पाता, तो बैंक इस अकाउंट में से अपना पैसा ले सकते हैं. तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द गारंटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू गेट सच लोन्स. ठीक हो गया. अब ये सिमिलर गारंटी स्टार्टअप्स को भी दी जा रही है. पहले तो एमएसएमई के लिए था, नाउ इट इज फॉर स्टार्टअप्स ऑल्सो. ये वाला इनिशिएटिव सिडबी का था, ये वाला पर्टिकुलर इनिशिएटिव डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड का है. What does it do? Same thing. So it has been approved for the purpose of providing credit guarantee to the loans extended by member institutions to finance eligible borrowers being startups. कौन दे सकता है? बैंक्स दे सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं, लाइक नबार्ड, IRDA एंड सो ऑन, IDFC, NBFCs दे सकते हैं. These are the member institutions under this particular scheme. Prelims में ये याद रखना है. इधर मेंबर इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? बैंक्स भी हैं और NBFCs भी हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है ना, तो वही मेंबर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी है. This scheme would help provide much needed collateral free debt funding to startups. जैसे यहाँ पे भी ये collateral नहीं दे पाते थे, तो collateral free debt funding देते. इधर भी वही, same thing. Okay. Now, the credit guarantee cover under the scheme would be transaction based and umbrella based, capped at rupees 10 crore per case. तो एक केस में एक स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ तक की गारंटी दी जा सकती है. In respect of transaction based guarantee cover, the guarantee cover is obtained by the member institutions on a single eligible borrower basis. तो एक स्टार्टअप के लिए एक ही 10 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है. इसका बेसिक सा मतलब ये. ठीक है, बस बाकी इतना ही. अब इसका स्टार्टअप्स का इंडिया में हालत कैसा है? इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना. It is home to 75,000 startups. 49% of them are in tier 2 and tier 3 cities. Currently, 105 unicorns, out of which 44 were born in 2021 and 19 in 2022. कल हमने पढ़ा था यूनिकॉर्न क्या होता है. क्या होता है यूनिकॉर्न? $1 billion एसेट्स हो जिनके कंपनीज के, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न. 1 billion या 100 billion? What is a unicorn? Is it 1 billion or 100 billion? Anamika? Sir, 1 billion. 1 billion. Okay. Okay. Now, startups are also emerging in the fields like IT, agriculture, aviation, education. अलग-अलग fields में startups हैं. इसके साथ updated government के क्या initiative है? For example, निधि companies, they are national innovative or developing and initiative for developing and harnessing innovations. Then Startup India Action Plan, ranking of state for support to startup ecosystem, fund of fund for startups,
क्रेडिट गारंटी और इनको लोन वगैरह देने के लिए। फिर एक चीज और न्यूज में है, टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स इन इंडिया। बेसिकली क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में जो फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए। So what does it do? So RBI has made tokenization mandatory for all credit and debit cards in online POS and in-app transactions. The customer will not be charged for availing tokenization service. What it does, it is the replacement of actual card details with a unique alternate code called token. Card details नहीं फीड होंगी आपकी किसी भी ऐप में कहीं पे, which shall be unique for a combination of card and token requester and the device. इस जगह पे तुम कर रहे हो, हर जगह नया टोकन इशू होगा, उसके बेसिस पे पेमेंट होगी। इससे क्या होता है? Vulnerability of sensitive data. E-commerce giants like Amazon, Myntra, Flipkart, etc. save sensitive card details with them, like card number, expiration date, and CVV. So they get stored in the company's database. But if the database get hacked, it poses a real problem as all the card data will be easily accessible. हो सकता है ना? तो ये इशू है। अभी जैसे तुम अपना Amazon ऐप खोलोगे, अगर तुमने कार्ड वहां पे सेव कर रखा है वो दिखेगा वहां पे सारा कुछ। ट्रांजैक्शन के लिए अब टोकनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। राइज ऑफ डिजिटल फ्रॉड, तो डिजिटल पेमेंट बढ़ी है तो डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ा, इस वजह से टोकनाइजेशन की जरूरत है। आउटडेटेड प्रेजेंट सिस्टम, so rightly there is a card on file system. This can be easily breached and the data can be stolen. You know, जो यूएस कार्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, उनमें तो ओटीपी भी नहीं चाहिए होता ट्रांजैक्शन के लिए, आपको सिर्फ कार्ड की डिटेल चाहिए होती है, दैट्स इट। हमारे यहाँ पे तो फिर भी देयर इज अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी जहाँ पे ओटीपी आता है ट्रांजैक्शन के लिए। So who can offer tokenization services? So authorized card networks can do that. So and recovery of the original primary account number PAN should be feasible for the authorized card network only. तो ऑथराइज कार्ड नेटवर्क मतलब वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो जो भी हैं उनको आरबीआई ऑथराइज करेगा। बेनिफिट क्या है? सो टोकनाइजेशन और ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड सेफर as actual card details are not shared with the merchant during the transaction process or processing. सिर्फ एक टोकन उसके साथ शेयर होता है, उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो जाती है। It paves the way for advancing innovation in payment ecosystem, strengthens trust between customer and business. So that's the situation. What's the status of card payments in India? So as per RBI's annual report, payment transactions carried out through credit cards increased by 27% in volume terms and 54% in value terms during 2021-22. बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसको और सिक्योर बनाने की जरूरत है। Then interest rates on small savings schemes. So recently, Government of India has hiked the interest rate on small savings schemes such as 2-year and 3-year time deposits, senior citizen savings schemes and किसान विकास पत्र, ये बढ़ गई हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स हमने पढ़ा था पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्कआउट होती हैं। So they are a set of saving instruments managed by the central government with the aim at providing or encouraging citizens to save regularly, irrespective of their age. So that's the job. And where do they go? All deposits are pooled in National Small Saving Fund. The money in the fund is used by central government to finance its fiscal deficit. ये प्रीलिम्स में चाहिए, क्या पब्लिक अकाउंट्स में से पैसा गवर्नमेंट पब्लिक अकाउंट का पार्ट है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, क्या ये फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकती है? हाँ कर सकती है। एक तरह से गवर्नमेंट का लोन लेने का तरीका ही तो है, जो अलग अलग डिपॉजिट्स ले रही है। इट्स अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। देन क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरह के होते हैं? तो दे आर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र, 3 तरह के हैं। इस तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और अकाउंट, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत शुरू हुआ था। देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इतनी तरह की स्कीम्स हैं जो इसमें चलती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट गवर्नमेंट करता है टाइम टू टाइम, तो उसको चेंज किया जा सकता है। द श्यामला गोपीनाथ पैनल 2010 said that
So there should be market linked interest rate system for small saving schemes. Market link कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर या नीचे जाए तो उसी तरह से इनके ऊपर इंटरेस्ट का भी वेरिएशन होना चाहिए. अब नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क. इसका डिटेल्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें से अभी क्या हुआ है वो रिक्वायरमेंट है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकती है. So RBI has removed Central Bank of India from the prompt corrective action framework after it showed improvement in various financial ratios, including the minimum regulatory capital and net NPAs. Okay. So RBI had imposed ECA norms on Central Bank of India in 2017 due to its high net NPA and negative return on assets. So ये prompt corrective action framework जो था 2002 में RBI ने इंट्रोड्यूस किया, और इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे लगाया जाता है. तो ये प्रीलिम्स में आपको पैरामीटर्स याद रखने हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है. एक तो कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, दूसरा है नेट एनपीए, और तीसरा है रिटर्न ऑन एसेट्स. ये तीन बेसिक पैरामीटर्स अगर किसी बैंक के हिल जाएं तो फिर वो ट्रिगर पॉइंट है जब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगाया जाता है. क्या क्या रेगुलेशंस लगाई जा सकती हैं वो टेंशन नहीं लेनी, वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है तो नहीं पूछेंगे. सो दैट्स दैट. Then Financial Stability and Development Council, FSDC. So Union Minister of Finance and Corporate Affairs has chaired the 26th meeting of FSDC recently. 2022 में ये मीटिंग हुई. तो ये क्या है देखिए. The council stressed on the early warning indicators for the economy and the preparedness to deal with them. So for example, any kind of financial or credit information system governance उनको improve किया जा सके. Need to monitor the financial sector risk, okay, so that appropriate and timely action can be taken. Preparation in respect of financial sector issues to be taken up in India's G20 presidency in 2023. ये FSDC क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्लास में कि हमारे यहाँ पे RBI, SEBI, IRDA एंड PFRDA, अलग अलग सेक्टर्स में ये 4 रेगुलेटर्स हैं. ठीक है. इस वजह से कहीं कहीं तो रेगुलेटरी ओवरलैप होती है और कुछ एरियाज में ग्रे एरिया रह जाते हैं जहां पे किसी की भी ढंग से जिम्मेदारी नहीं बन पा रही. इस वजह से FSDC क्रिएट किया गया जो इन सबकी आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल. तो इस वजह से FSDC क्या है बेसिकली? इट्स अ नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल under the Ministry of Finance, constituted by executive order in 2010. नॉन स्टैट्यूटरी कहने का मतलब FSDC के लिए कोई एक्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं आया. फिर दूसरा कहाँ काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करती है. क्यों बनाया गया? रघुराम राजन कमेटी, ही वाज द RBI गवर्नर बैक इन द डे. 2008 में उसकी रिकमेंडेशंस पे बनाया गया. ओके. क्या होता है इसके अंदर कॉम्पोजिशन? सो इट इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. ये कॉम्पोजिशन प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है. मेंबर्स इंक्लूड heads of all financial sector regulators, RBI, SEBI, PFRDA, IRDA. इसके अलावा कौन कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. इतने लोग. तो इट इज 1 + 4 5 6 7 8. So 1 + 8 configuration. In 2018, the government reconstituted FSDC to include the Minister of State responsible for the Department of Economic Affairs, Secretary of Department of Electronics and Information Technology, and Chairperson of the IBBI and the Revenue Secretary. तो इतने लोग और ऐड हो गए अभी 2018 से. तो 1 2 3 and 4 people. 4 more people got added to the system. So FSDC subcommittee is headed by Governor of the RBI. FSDC is chaired by Finance Minister. FSDC subcommittee is headed by Governor of RBI. दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और टाइम टू टाइम एक्सपर्ट्स बुला सकता है जैसे रिक्वायरमेंट. क्या काम है इसका? To strengthen and institutionalize the mechanism of maintaining financial stability, enhancing inter-regulatory coordination, and promoting financial sector development.
monitor macro-prudential supervision of the economy. So basically regulation, coordination और ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति जो है वो स्टेबल रहे इस चीज के लिए, ठीक है. देन चेक बैंक फ्रॉड, सो उसके लिए रजिस्ट्री बनाया गया. क्या है देखिए, RBI considering to set up a fraud registry to create a database of fraudulent websites, phones, various methods of used by fraudsters. I'll give you an example. बहुत सारे ना, जब आप सोशल मीडिया कुछ स्क्रॉल कर रहे होंगे, कुछ एक बढ़िया सा आजकल लेटेस्ट चल रहा है वो गूगल पिक्सल वॉच. यू नो अबाउट दैट? गूगल हैज लॉन्च्ड अ वॉच. अब वो वॉच की वैल्यू 35,000 के आसपास. आप जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसकी ऐड आ जाती है, बंदे ने ऐड चला के रखे कि 500 रुपए की गूगल पिक्सल वॉच है. आप उस पर क्लिक करोगे, अब वो आपको सीधा पेमेंट लेके जाएगा कि आप अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी सब भरिए एंड दैट्स दैट. फिर आपसे फिर पेमेंट गेट पे ले जाएगा. अब आपको लगेगा यार 500 रुपए की मिल रही है, देख लेते हैं, इट्स लाइक वेरी स्मॉल ट्रांजैक्शन फॉर यू. आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद आप बैठ के वेट कर रहे हो, यार आई तो है नहीं वॉच, पेमेंट कर दी मैंने, मेरे पास एक पेमेंट रजिस्ट्रेशन भी है. अब आप 500 रुपए की वॉच के पीछे विल यू एक्चुअली गो टू दी यू नो सम बैंक और सम इंस्टीट्यूशन की, यार ये आया नहीं, और आपके पास जो फोन नंबर दिए होंगे वहां पे वो कुछ चलेंगे, वो कहीं कभी चलेगा ही नहीं. इट्स लाइक दिस. दे विल डू दिस फॉर मेनी थिंग्स. तो वो एड्स ला के रखेंगे जहाँ पे आपको लेट्स से कुछ एक हेडसेट्स मिल रहे हैं या कुछ भी मिल रहा है, थिंग्स लाइक दैट. तो आपको लगेगा कि इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, एंड यू मे ऑर्डर. दैट्स अनदर वे ऑफ फ्रॉड हैपनिंग दीस डेज. और आजकल एक और मुसीबत ये है कि आपकी जो पेमेंट गेटवेज हैं जितने भी फोन के अंदर हैं, दे आर वेरी वेल इंटीग्रेटेड विद whatever you are doing online or in your browser. Moment you click for payment, at least आपकी information share होगी उनके साथ. Your UPI information, everything is shared. Now, even without receiving an OTP or going ahead with the UPI, at least your banking information is shared with them. That's again something that you should not allow to happen. Okay. So it will basically help prevent fraudsters from repeating the fraud, as the websites or phone numbers would be blacklisted. ये कोशिश की जा रही है. Payment system participants will be provided access to this registry for near real-time fraud monitoring, ताकि जल्द से जल्द इनको बंद किया जा सके. ये चल बहुत रहा है आजकल, ठीक है. So that's that. One nation, one ombudsman हम इसमें कोशिश कर रहे हैं. So Prime Minister has launched this to make the alternate dispute resolution mechanism simpler. अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो they can approach it and deal with such cases. What is this banking ombudsman scheme? So this is launched by RBI to resolve any kind of customer grievances in terms of banking relationships. हमारे पास 3 तरह की है, एक बैंकिंग के लिए है, एक NBFCs के लिए है, और एक डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए ombudsman है जो RBI ने लॉन्च किया हुआ है. तो तीनों के तीनों अभी अमेलगमेट करके बस बैंकिंग ombudsman स्कीम चल रही है. तो it is also includes non-scheduled primary cooperative banks with a deposit of rupees 50 crore or above. और ये सारी की सारी integrated approaches under one nation, one ombudsman. Ombudsman is somebody who helps you resolve your disputes. Third party level पे dispute resolution के लिए. Okay. इसके आगे का जो मामला है, privatization of public sector banks and everything, will continue with tomorrow. This document I'll be sharing with you right away. Okay. आज के लिए इतना काफी है. So